ठीक है। 657 पेज नंबर है, जो 2022 का एडिशन है, उसमें आपने आगे इसको देखना है। अब इसमें हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था, डेट वाज प्रेगनेंसी। तो इसको अब चूंकि आज काफी स्टूडेंट न्यू आए हैं, काफी स्टूडेंट ट्रायल के लिए आए हैं, तो उनको उनके लिए मैं ये एक दफा रिपीट कर दूंगा 2 मिनट में। लेकिन जो आज हमारा मेन टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले तो इसको शुरू करने से पहले इसके ऊपर लिखे इंपॉर्टेंट। ये क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी। ठीक हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन इस फर्स्ट एड वाले ने आधे पेज में अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की है, लेकिन इसकी आगे काफी ज्यादा डिटेल है। तो उस डिटेल को हम देखते हैं कि क्या डिटेल है। तो हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, हम नोट्स एक क्रिएट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया? काफी इंटरेस्टिंग है, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। जहां से आपको समझ ना आए आपने मुझसे पूछ लेना है। और जिन स्टूडेंट ने नया ज्वाइन किया, मैं उनको बता दूं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है या कोई मसला होता है, तो यहाँ आप एवरीवन पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप जो मेरे नाम से नुमान वाला है, आपने उस पे मैसेज करना है। जो पाइनियर मेडिकोज वाला पार्टिसिपेंट है, उसकी स्क्रीन शेयर हो रही है, वो मुझे मैसेज नजर नहीं आती। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने या एवरीवन करना है, या फिर अगर मुझसे आप पर्सनल पूछना चाहते हो तो आपने नुमान वाले पे मैसेज करना है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी में जो एक औरत होती है, अगर एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके डिफरेंट सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी इंटरेस्टिंग भी है। मैं आपको इसके एमसीक्यूज भी करवाऊंगा और आपको काफी अच्छा लगेगा कि आपको ये चीजें आती हैं। ठीक होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है सीवीएस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब कि ये कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि अगर एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला जो उसमें चेंज आएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं सीवीएस सिस्टम की, कि उसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होगा, उसमें क्या क्या चीजें चेंज होंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके फिर मैं आपको एमसीक्यूज बताता हूँ कि इसके एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि जो इसमें क्या होगा, एसवीआर, आपकी बुक की वर्डिंग है एसवीआर, लेकिन एसवीआर के आगे लिख लें, इट इज सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस, इट इज सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। आपने याद रखना है। देखो, प्रेगनेंसी में ज्यादा कौन सा हार्मोन हो जाता है? ज्यादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है। हम बार बार पढ़ चुके हैं कि प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाता है? ज्यादा। जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या करता है? ये स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है। ये क्या करता है? स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है। जब स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं तो क्या होती है? वेजोडाइलेशन। जब वेजोडाइलेशन होती है तो जो आपकी सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जिन बच्चों ने सीवीएस मुझसे पढ़ा है, उनको ये बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि आफ्टर लोड और प्री लोड क्या होता है। देखो, हमने पढ़ा था कि एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, आपका जो दिल है वो एक कमरा है। उस जो फोर्स दिल लगाएगा, बाहर जो आगे रेजिस्टेंस है, देखो हम इसको ना, मैंने आपको इस तरह समझाया था कि फर्ज करो ये एक हार्ट है, ठीक है, ये क्या है? एक हार्ट है, और आगे एक नाली है, ठीक है, आगे एक दरवाजा है। अब जितना जोर आपका दिल आपके दिल को जितना जोर लगाना पड़े अगेंस्ट दैट रेजिस्टेंस, जो आगे वस्कुलर रेजिस्टेंस है, उसके खिलाफ जितना जोर लगाना पड़े, इसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। ये हमने काफी डिटेल में बात की थी। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे सीबीएस की रिकॉर्डिंग सिर्फ ये वाली मंगवा सकते हैं, पूरा सिस्टम नहीं मैं शेयर कर सकता, क्योंकि पूरे सिस्टम के मुझे बहुत स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सीबीएस शेयर कर दें, क्योंकि हमने सीबीएस काफी अच्छे तरीके से पढ़ा था, और मैंने इर्द गिर्द देखा तो किसी ने भी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा। तो इसलिए मैं पूरा सिस्टम आपसे फिलहाल शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा 1 साल या 6 महीनों के बाद। फिलहाल आपको इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। आफ्टर लोड, आफ्टर लोड क्या होता है कि जो आपकी सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस होती है, उसके खिलाफ आपके दिल को कितना जोर लगाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। उसको हम क्या कहते हैं? आफ्टर लोड। अब होता क्या है, जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है। जब प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है तो जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जो माँ होती है, जो मदर होती है, उसकी जितनी भी बॉडी के वेसल्स होती हैं, उनमें जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं? रिलैक्स कर जाते हैं। जब ये रिलैक्स करते हैं तो क्या होती है? वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन होती है। अब जरा मुझे शाबाश बताएं कि अब वेजोडाइलेशन हो गई है, रेजिस्टेंस कम हो गई है, तो अब हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, या पहले जब वो नॉन प्रेग्नेंट थी पहले ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा? जल्दी बताएं। आफ्टर लोड प्रेगनेंसी में ज्यादा होगा या अब ज्यादा होगा? आफ्टर लोड, दोबारा सुने, आफ्टर लोड अब ज्यादा होगा या पहले ज्यादा होगा? जी, डॉक्टर अनम और डॉक्टर मिराज, आप उलट बता रही हैं। जो आफ्टर लोड होगा वो पहले ज्यादा होगा, अब तो कम हो जाएगा, अब तो रेजिस्टेंस कम हो गई है। देखो, अब क्या हुई है? वेजोडाइलेशन। अब हमारे हार्ट को कम जोर लगाना पड़ेगा पंप करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। तो आपने याद रखना है, प्रेगनेंसी में जो आफ्टर लोड होता है वो कम हो जाता है। जो आफ्टर लोड होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। आफ्टर लोड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, पहली बात।
प्रेगनेंसी में आफ्टर लोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 1 मिनट यार, वेजोडाइलेशन होती है ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन, जिससे क्या होता है कि आफ्टर लोड कम हो जाता है, जिससे क्या होता है आफ्टर लोड कम हो जाता है। पहली बात ये हो गई। क्यों 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 कम होता है? क्योंकि सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे हम चलते हैं और अब हम इसमें और बात करते हैं। यार आफ्टर लोड भी कम हो गया, और आपने याद रखना है जो आपका ब्लड वॉल्यूम होता है, अगर एक खतून प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जो ब्लड होता है उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ब्लड पहले से ज्यादा हो जाता है। अगर ब्लड पहले 5 लीटर था तो वो 6 लीटर हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। और ब्लड वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, ब्लड वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, प्री लोड। इसको हमने सीवीएस में पढ़ा था, फिलहाल मैं ये दोबारा टर्म्स दोबारा नहीं समझा सकता क्योंकि टाइम कम है। तो प्री लोड जो ब्लड वॉल्यूम होता है, जो कि आपके दिल की तरफ ब्लड जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं प्री लोड। और जिसके खिलाफ आपके ब्लड ने पंप करना होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। इसको हमने काफी डिटेल में सीखा था। अब ये जो प्री लोड है, अब ये जो प्री लोड है, चूंकि जो प्रेगनेंसी में अमाउंट ऑफ ब्लड ज्यादा हो जाती है, ब्लड ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्री लोड आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये आपने याद रखना है कि प्रेगनेंसी में आफ्टर लोड क्या हो जाता है, आफ्टर लोड कम हो जाता है, और प्री लोड क्या हो जाता है, ज्यादा। प्री लोड ज्यादा हो जाता है और आफ्टर लोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो प्री लोड होता है ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वीनस रिटर्न पे। इसको हमने पढ़ा था, फिलहाल मैं दोबारा उस पर नहीं जा रहा। ओके, तो आपका प्री लोड ज्यादा हो जाता है और आफ्टर लोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब जैसे ही प्री लोड ज्यादा होता है तो हमें पता था कि जैसे ही हमने पढ़ा भी था कि जैसे ही प्री लोड ज्यादा होता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितना आपका ब्लड, एक दफा जब आपका दिल धड़कता है तो वो कितना ब्लड पंप करता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक एक दफा जब आपका दिल धड़कता है तो वो कितना ब्लड पंप करता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो देखो जाहिर बात है कि ब्लड की तरफ, अगर हार्ट की तरफ ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। तो आपकी जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होने से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाती है। और यही तो हम चाहते थे कि प्रेगनेंसी में हम कार्डियक आउटपुट ज्यादा चाहते थे। ताकि जो बेबी है उस तक ब्लड सही तरीके से पहुंच सके। तो हम दोबारा इसको देखते हैं। देखो, जब प्रेगनेंसी होती है तो जो प्रेग्नेंट खतून होती है उसका अगर पहले 5 लीटर ब्लड था वो 6 लीटर हो जाता है। अगर 6 लीटर हो गया तो हार्ट की तरफ भी ब्लड ज्यादा जाएगा, जिसको हम प्री लोड कहते हैं। जब हार्ट की तरफ ब्लड ज्यादा जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट ज्यादा पंप करेगा एक ही बीट में। जब हार्ट ज्यादा पंप करेगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा हो जाएगी। और आपने याद रखना है ये जो कार्डियक आउटपुट है इट इंक्रीजेज 10 टाइम्स। अगर आपसे कोई पूछे ना कि यार एक प्रेगनेंसी में कार्डियक आउटपुट कितने टाइम इंक्रीज होती है, तो आपने कहना 10 टाइम, 10 गुना कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाती है, 10 गुना। ठीक हो गया। हम आगे चलते हैं। अब ये कार्डियक आउटपुट भी होगी, उसके अलावा अब सीवीएस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हम कार्डियक आउटपुट है ये हमने क्यों किया, ताकि जो प्लेसेंटा है, ठीक है, जो बेबी है उसकी परफ्यूजन सही तरह से हो सके। प्लेसेंटल परफ्यूजन को बढ़ाने के लिए हमने क्यों, अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने ब्लड वॉल्यूम बढ़ाया, जिससे क्या हुआ, प्रीलोड ज्यादा हुआ। प्रीलोड ज्यादा होने से क्या हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हुआ। स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होने से क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट ज्यादा हुई। हार्ट ने ज्यादा पंप किया। जब हार्ट ने ज्यादा पंप किया तो प्लेसेंटल परफ्यूजन क्या हो जाएगी, ज्यादा, प्लेसेंटा को ज्यादा ब्लड पहुंचेगा। उसके बाद आपने याद रखना है कि इंक्रीज, इसमें हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें हार्ट रेट इंक्रीज होता है। प्रेग्नेंट लेडी में हार्ट रेट इंक्रीज होता है, और हार्ट रेट इज मेजर कंट्रीब्यूटर इन लेट प्रेगनेंसी। कि जैसे जैसे आप हम इसको पढ़ेंगे भी, गाने में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ना तो हार्ट रेट ज्यादा होता जाता है। अब ये जो बातें आपके सामने लिखी है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एमसीक्यूज आपको यहाँ से नहीं आएगा। एमसीक्यूज क्या आएगा, वो गायनी से आएगा, और वो मैं आपको इधर लिखवाता हूँ रेड से। जो अभी मैं लिखवाऊंगा वो आपने अपनी बुक पे लाजमी नोट कर देना, वहां से एमसीक्यूज आएगा। ठीक हो गया। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि आपके एमसीक्यूज कहाँ से आएगा। सबसे पहले आपने जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है या कम होता है। जो एक लेडी है, अगर उसका फर्ज करने पहले 140 ब्लड प्रेशर था, जब वो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के बाद उसका ब्लड प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा। तो जी जरा डॉक्टर काशिफ लावे आप बताओ कि इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा। तो माशाल्लाह डॉक्टर नमरा मनीर या और डॉक्टर काशिफ मंजूर भी माशाल्लाह बता रहे हैं कि ज्यादा हो जाएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मेरा अब दिल कर रहा है कि मैं ना बददुआएं दूं आपको। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या कराता है, वेजोडाइलेशन कराता है। वेजोडाइलेशन कराता है, और वेजोडाइलेशन होने से प्रेगनेंसी में ब्लड ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जी माशाल्लाह, साहब ने बहुत अच्छा आंसर किया है। अब मेरी भी सुन लो। देखो, क्यों क्या हुआ, जो प्रोजेस्टेरोन आता है, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या कराता है, प्रोजेस्टेरोन वेजोडाइलेशन कराता है। प्रोजेस्टेरोन वेजोडाइलेशन, ठीक है, वेसल को डायलेट कर देता है, वेजोडाइलेशन। जब वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर किसी खतून का प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो अब नॉर्मल है, वो पैथोलॉजिकल है। नॉर्मल जो लेडी होती है उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आइंदा अगर ये गलत किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या कराता है, वेजोडाइलेशन कराता है, वेजोडाइलेशन कराता है। वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है।
जो लेडी होती है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो इसको हम क्या, ये अब नॉर्मल है, ये पैथोलॉजी है। अगर ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में ज्यादा हो रहा है तो ये पैथोलॉजी है। नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल ज्यादा होता है। जी डॉक्टर मिराज किरमानी कह रही हैं कि कुछ में ज्यादा हो जाता है। यस, ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन या इक्लिम्पसिया या प्री इक्लिम्पसिया। उस दिन मैंने आपको लेक्चर हॉल में सारा समझाया था, वो पैथोलॉजी है। अभी हम सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे हैं। और ये नॉर्मल आपका जितने भी नॉर्मल ब्लड कम होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए। अब ये जो आपका बीपी है ये ड्रॉप करेगा, जो बीपी है वो ड्रॉप करेगा। और जो बीपी जब आपका ड्रॉप करेगा तो क्या होगा, बीपी ड्रॉप। इसमें अब आपको पता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है ये दो किस्म का होता है, हमने सीवीएस में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। और माशाल्लाह डॉक्टर अदनान वजीर बता रहे हैं जी बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट जरा मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। डॉक्टर अदनान जरा इसको कंफर्म करना कि ये आपकी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, गूगल जरा चेक करना इसको। ओके, जो बीपी है, बीपी में क्या होता है, बीपी दो तरह का ब्लड होता है। एक क्या होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एसबीपी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और क्या होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब आपने जो चीज याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेगनेंसी में बीपी कम होता है। प्रेगनेंसी में बीपी नॉर्मल कम होता है, नॉर्मली कम होता है। अगर ज्यादा हो रहा है तो वो पैथोलॉजी है। और आपने और क्या याद रखना है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये थोड़ा कम होता है, लेकिन जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये ज्यादा कम होता है, ये ज्यादा कम होता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये कम तो होता है, लेकिन जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये ज्यादा कम होता है। ये क्या होता है, ये ज्यादा कम होता है। ठीक हो गया। तो बीपी आपका क्या होगा, बीपी आपको पता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो दो किस्म का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक है वो भी कम होगा, डायस्टोलिक भी कम होगा, लेकिन सिस्टोलिक से ज्यादा डायस्टोलिक ज्यादा कम होगा। इसलिए मैंने दो एरो लगाए हैं, तो ये बात भूलनी नहीं है। यहां से हम क्यों आता है जो मैंने रेड से लिखा हुआ है। ओके, अब जी डॉक्टर नान चेक किया क्वेश्चन, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, समझ आई है। बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, यस। अब थोड़ा सा ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक है, मैं बाद में आपको बताता हूँ क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, अब ये आपको समझ आई है कि जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये ड्रॉप करता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ज्यादा कम होता है। ये क्या होता है, ये ज्यादा कम होता है। माशाल्लाह जी, हमारे बड़े लावे पूछ रहे हैं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों ज्यादा कम होता है। तो देखो, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये किस पे डिपेंड करता है, वीनस रिटर्न पे। और जब प्रोजेस्टेरोन होता है ना, इसका जो अफिनिटी होती है वेन्स पे ज्यादा होती है। अब मैं सीवीएस पे दोबारा नहीं जाना चाह रहा, इसको मैंने सारा कुछ आपको सीवीएस में बताया था कि जब आपकी वेन्स ज्यादा डायलेट करती हैं, वेन ज्यादा डायलेट करती हैं, तो आपका वीनस रिटर्न कम हो जाता है। जो आपका वीनस रिटर्न है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ, जब वेन्स डायलेट करती हैं तो क्या होता है कि वेन के अंदर ब्लड स्टोर होना शुरू हो जाता है। इस वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको मैंने सीवीएस में बताया था, अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो मैं आपको दे दूंगा। ओके, हम आगे चलते हैं। अब ये भी समझ आ गया कि हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। उसके अलावा हम आगे चलते हैं, और अब हमने बात की थी मरमर्स की। तो अब जरा मैं आपसे सुनता हूँ ना कि आपको मरमर्स कितने याद है। हमने 2 दिन लगाए थे, हमने कार्डिक मरमर सीखे थे, काफी डिटेल में मरमर्स देखे थे। और हम इस अब जरा मैं आपसे पूछता हूँ ना कि आपको कितने मरमर्स आते हैं। अब आपने क्या याद रखना है, जो चीज याद रखनी है कि जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में सिस्टोलिक मरमर्स जो होते हैं, सिस्टोलिक मरमर्स, जो सिस्टोलिक मरमर्स थे, सिस्टोलिक मरमर्स आर नॉर्मल। प्रेगनेंसी में अगर आपको सिस्टोलिक मरमर सुनाई देते हैं तो इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर आपको डायास्टोलिक मरमर सुनाई देते हैं, अगर आपको डायास्टोलिक मरमर सुनाई देते हैं तो इट इज पैथोलॉजिकल, इट इज पैथोलॉजी। ठीक है, कोई मसला है, ठीक है, कोई प्रेगनेंसी में मसला चल रहा है। तो आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है अगर सिस्टोलिक मरमर सुनाई देते हैं तो ये क्या है, नॉर्मल है। अगर आपको डायस्टोलिक मरमर सुनाई देते हैं तो इट इज पैथोलॉजी, इट इज पैथोलॉजी। तो ये आपने याद रखना है। अब जरा मुझे डॉक्टर काशिफ बताएंगे कि डायस्टोलिक मरमर में कौन से मरमर आते थे। मैंने आपको एक निमोनिक बताया था, शाबाश, जल्दी बताएं। एक निमोनिक था बड़ा प्यारा सा। जो डायस्टोलिक मरमर है इसमें हमने क्या निमोनिक यूज किया था, इसमें कौन कौन से मरमर आते हैं। तो आई थिंक कि आप पीछे सीवीएस में चले गए हैं देखने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो डायस्टोलिक मरमर होता है इसमें हमने पढ़ा था महेंद्र सिंह धोनी को ARDS हो गया है। महेंद्र सिंह धोनी को क्या हो गया, ARDS। हमने इस तरह मैंने आपको लिखवाया था। जी, मैं चलें, अच्छी बात है, अगर कॉन्सेप्ट याद है, निमोनिक याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैंने आपको निमोनिक लिखाया था MSD, महेंद्र सिंह धोनी को क्या हो गया है, ARDS। ठीक है, ARDS। तो हमारे जो पहले पहले दो लफ्ज है वो इंपॉर्टेंट है। MS से हमने कहा था मिट्रल स्टिनोसिस। ठीक है, मिट्रल स्टिनोसिस। हमें डायस्टोलिक मरमर किस में मिलते हैं, मिट्रल स्टिनोसिस में। किस में, मिट्रल स्टिनोसिस में मिलते हैं। उसके अलावा AR से क्या मुराद था, एओर्टिक, एओर्टिक रिगर्गिटेशन। ठीक है, एओर्टिक रिगर्गिटेशन। तो जो डायस्टोलिक मरमर थे हमने दो पढ़े थे, बल्कि 4 पढ़े थे, लेकिन जो मैंने कहा था जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कौन से, मिट्रल स्टिनोसिस एंड एओर्टिक रिगर्गिटेशन।
अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही कि मरमर क्या होता है, तो ये हमने सीवीएस में पढ़ चुके हैं। सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि जो प्रेगनेंसी होती है इसमें सिस्टोलिक मरमर क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। लेकिन जो डायस्टोलिक मरमर है, इट इज पैथोलॉजी, इट इज पैथोलॉजी। ये क्या है, अब नॉर्मल बात है। ठीक हो गया। तो ब्लड प्रेशर भी हो गया, ब्लड प्रेशर हम कम होता है। और क्या होता है, आपका जो सिस्टोलिक मरमर है, इट इज नॉर्मल, एंड डायस्टोलिक मरमर इज पैथोलॉजी। डायस्टोलिक मरमर इज पैथोलॉजी। ओके जी। तो अब समझ आ जाएगी। हम आगे चलते हैं। इसमें और क्या होता है, देखो। अगर एक तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, हीमोडाइल्यूशन। हीमो का मतलब होता है ब्लड। डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा, डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा कि वो डाइल्यूट हो जाएगा। जो ब्लड होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। ब्लड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट, मतलब कि वो पतला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम जो आपका जब ब्लड डाइल्यूट होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। हमने उसमें रीनल में पढ़ा था ऑनकोटिक प्रेशर। जब ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, देखो ऑनकोटिक प्रेशर कौन बना रही होती है, आपकी प्रोटीन्स बना रही होती है, जो आपके आपके ब्लड में होती हैं। तो जैसे ही आप ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, जो आपका ब्लड को वेसल में पकड़ने वाली चीज थी वो खत्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पेरिफेरल अडीमा। और आपने अक्सर प्रेगनेंसी में देखा होगा कि उनके हाथ पांव सूजे रहते हैं। मोस्टली उनके जो पांव होते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनके पाँव में सोजिश रहती है, वो उनके पाँव सूजे सूजे रहते हैं। इसकी वजह क्या है, इट इज ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन ऑफ एंड हीमोडाइल्यूशन की वजह से क्या होता है, अनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, पेरिफेरल अडीमा। पेरिफेरल अडीमा ये बहुत कॉमन है, पेरिफेरल अडीमा। ठीक है, उनको अक्सर उनके जो हाथ पाँव होंगे उनमें अडीमा होगा, वो सूजे हुए होंगे। वो क्या हुए होंगे, सूजे हुए होंगे। जो डॉक्टर काशिफ, आप अनीमिया की बात कर रहे हो, अभी हम आते हैं अनीमिया पे भी, उसमें हिमाटोलॉजी में पढ़ते हैं। तो मुझे बताएं कि सीवीएस क्लियर हो गया कि जो सीवीएस में बातें लिखी हुई हैं, आपने आइंदा ये कभी नहीं कहना कि बीपी में जो बीपी प्रेगनेंसी में नॉर्मली कम होता है और ज्यादा होता है। हमेशा कम होता है, हमेशा कम होता है। जी डॉक्टर जिशान कह रहे हैं रिपीट कर दें, क्या रिपीट कर दें जी डॉक्टर जिशान, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया आपको? बाकी बताएं, समझ आ रही है या ऊपर से गुजर रही है सीवीएस? ये मैं इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यही बातें गायनाकोलॉजी में लिखी हुई हैं। आप अगर वो स्टेप टू सीके उठा के देखो तो चौथे पेज पे यही बातें सारी लिखी हुई हैं। तो इसलिए मैं आपको इधर ही सारा क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपका पहले से कॉन्सेप्ट बना हो। जी डॉक्टर नमरा मुनीर कह रही है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज। देखें, मैंने कहा कि जब प्रेगनेंसी होती है ना, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्लाज्मा वॉल्यूम, जो ब्लड होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। उसका वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो फर्ज करो ये ग्लास है, ठीक है, ये क्या है, एक ग्लास है। और इसमें हमने क्या डाला हुआ है, पहले 1 ग्राम नमक डाला हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें और पानी डाल दिया। जब मैंने इसमें और पानी डाला तो ये क्या हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा, ये और ज्यादा पतला हो जाएगा। ठीक है, जब ये डाइल्यूट होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से। तो हमने जब प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ाया तो उसकी वजह से प्रोटीन, जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन थी वो कम हो गई। पर प्रोटीन जो थी वो मतलब पहले गाढ़ा था ब्लड, अब वो पतला हो गया। पतला होने की वजह से क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा। जब ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो हमने पढ़ा था, फर्ज करो ये एक वेसल है। जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, ये क्या करता है, ये अंदर रखता है, जो पानी को अंदर ब्लड वेसल के अंदर पकड़ के रखता है। तो इस जब ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा कि आपका जो अंदर वाला ब्लड है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, बाहर उसमें एक्स्ट्रा सेलर स्पेस में आना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं अडीमा। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें उनके जो हाथ पांव होते हैं वो सूजे हुए होते हैं। इसकी वजह क्या है, इट इज ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है जिससे ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और एडीमा हो जाता है। ठीक हो गया, आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। चलिए हम आगे चलते हैं। आपका सीवीएस हो गया, अब हम बात करते हैं एंड, बल्कि एक तो बात रह गई है, हमने सीवीएस में एक क्वेश्चन किया था। डॉक्टर मुकद्दस को लाजमी याद होगा क्योंकि इन्होंने मुझसे वो क्वेश्चन दोबारा भी कहा था कि इसको एक दफा रिपीट कर दें। चले हम इसको करते हैं। देखो, मैंने कहा था, मैंने आपको एक बात कही थी जब हम एओर्टा पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, तो आपने उसको ये मशवरा देना है कि जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर है, मतलब कि 15-16 हफ्ते गुजर चुके हैं प्रेगनेंसी को, तो या सेकंड ट्राइमेस्टर का मिड है, तो आपने क्या कहना है, आपने उसको ये कहना है कि आपने सीधा नहीं सोना, आपने सुपाइन पोजीशन में नहीं सोना, आपने एक करवट लेके सोना है। अगर आप सीधा सोओगे तो आपको आपको सुपाइन हाइपोटेंशन हो सकती है। आई थिंक आपको याद आ गया होगा। जी डॉक्टर अदनान, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? आप भी थे शायद सीवीएस में। तो हमने कहा था कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है हमने उसको सीधा नहीं सुलाना होता, स्पाइन पोजीशन में नहीं सुलाना होता। इसकी वजह क्या है, मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, फर्ज करो एक लेडी है, ठीक है, ये क्या है, उसका पेट है, और ये क्या है, बेबी है। ठीक है, ये क्या है, बेबी है। जी डॉक्टर अदनान, फिर आप सुने, गौर से सुने। जो ये उसका क्या है, बेबी है, और ये क्या है, मतलब माँ है। और ये क्या करती है, ये माशाल्लाह पाइनियर मेडिकोज की लावी नहीं है, तो इस ये सीधी लेटी हुई है। इसकी सेकंड
ट्राइमेस्टर चल रहा है और ये सीधी लेटी हुई है, ऊपर को मुंह करके लेटी हुई है, मतलब कि इसका ये क्या है, ऊपर ये चांद तारे देख रही है। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो इसका बेबी है, देखो जो मदर होती है उसके पेट में क्या होती है, उसके पेट में क्या होता है, एब्डोमिनल एओर्टा। उसके पेट में क्या आता है, एब्डोमिनल एओर्टा होता है। उसके पेट में क्या आता है, एब्डोमिनल एओर्टा। अब जो ग्रेविड यूट्रस है, जो यूट्रस में, जिस यूट्रस में बेबी है, अगर वो सीधा ऊपर की तरफ मुंह करके सोती है, तो क्या होगा कि ये जो बेबी होगा ये प्रेस करेगा। ये क्या करेगा, प्रेस करेगा, किसको प्रेस करेगा, एब्डोमिनल एओर्टा को। एब्डोमिनल एओर्टा को, एब्डोमिनल एओर्टा को क्या करेगा, प्रेस करेगा। जिससे क्या होगा कि एब्डोमिनल एओर्टा जो होगा, एक एक तो एब्डोमिनल एओर्टा से ब्लड आगे नहीं जाएगा, प्लस इसके अलावा इसके साथ से गुजर रही होती है इंफीरियर वेना केवा। अब जो एब्डोमिनल एओर्टा, इसका तो प्रेशर ज्यादा होगा, इसका तो प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जो आपकी इंफीरियर वेना केवा है ये बेबी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और जो इंफीरियर वेना केवा ये क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। जब इंफीरियर वेना केवा ब्लॉक होगी तो क्या होगा, ब्लड वापस नहीं जा पाएगा, ब्लड हार्ट की तरफ नहीं जा पाएगा। जब ब्लड हार्ट की तरफ नहीं जा पाएगा तो उसको क्या हो जाएगी, उसको हाइपोटेंशन, उसको क्या हो जाएगी, हाइपोटेंशन, और इसको हम कहते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन। इसको हम क्या कहते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन। जी डॉक्टर लाइबा कह रही है, एक दफा रिपीट कर दें, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल अल्फाज में। देखो, जो पेट होता है, ठीक है, जो मदर है, ठीक है, अब वो सेकंड ट्राइमेस्टर में है, उसका बेबी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो उसके पेट में क्या होगा, उसके पेट में एक इस तरह की क्या होगी, एक तो एओर्टा होगी और एक क्या होगी, इंफीरियर वेना केवा होगी। इंफीरियर वेना केवा होगी और क्या होगी, एओर्टा होगी। अब वो क्या गलती करती है, वो ये गलती करती है कि वो सो जाती है, वो ज्यादा देर तक लेटी रहती है ऊपर स्पाइन की तरफ, ठीक है, ऊपर मुंह करके आसमान की तरफ, इसको हम कहते हैं सुपाइन पोजिशन। वो सुपाइन पोजिशन में ज्यादा देर तक लेटी रहती है। अब जो उसकी यूट्रस में बेबी है, उसका जाहिर बात है वेट तो होगा ना, तो बेबी क्या करेगा, बेबी प्रेस कर देगा, किसको प्रेस कर देगा, इंफीरियर वेना केवा को। जो उसके अब्डोमिनल इंफीरियर वेना केवा है या अब्डोमिनल एओर्टा है, उसको क्या कर देगा, प्रेस कर देगा। जब प्रेस करेगा तो उसको क्या जाएगी, उसको हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों होगी, क्योंकि उसके हार्ट की तरफ ब्लड वापस नहीं जा पा रहा। जब हार्ट की तरफ ब्लड नहीं वापस जा रहा तो उसको क्या हो जाएगी, हाइपोटेंशन। इसलिए अगर आपके इर्द गिर्द या आपके कोई पेशेंट आपके पास आती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो सेकंड ट्राइमेस्टर में है, मतलब कि उसको अभी 15-16 हफ्ते गुजर चुके हैं प्रेगनेंसी को, तो आपने उसको कहना है कि बीबी आपने सीधा सीधा आसमान की तरफ मुंह करके नहीं सोना, आपने दाएं या बाएं करवट लेके सोना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेटरल पोजीशन। तो ये यूवर्ल्ड का इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन है कि हम जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको हम लेटरल पोजीशन में क्यों सुलाते हैं, तो इसकी वजह ये है टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन। जी बताएं, समझ आई है सबको, जल्दी बताएं, समझ आई, इंटरेस्टिंग है ना ये वाला क्वेश्चन, जल्दी बता दें। चलें जी, ठीक हो गया, सबको समझ आ चुकी है, माशाल्लाह जी, अच्छी बात है। मैंने आपको वैसे सीबीएस में पढ़ाया था, लेकिन माशाल्लाह सारे लावे भूले हुए हैं, तो कोई बात नहीं है, हम आगे चलते हैं। सीवीएस हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। ठीक है, तो एंडोक्राइन में क्या होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में हमने क्या पढ़ना है कि जो एंडोक्राइन में क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में क्या आते हैं, सबसे पहले आपने एक याद रखना है, अभी हम एक हार्मोन भी पढ़े हैं, हम एक हार्मोन भी पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। ठीक है, लेकिन उसको छोड़ो, फिलहाल आपने ये याद रखना है कि जो जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो एक तो इंसुलिन ज्यादा हो जाती है, एक तो क्या होती है, इंसुलिन ज्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी में। इंसुलिन प्रोडक्शन इन द मदर ज्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी में, इंसुलिन प्रोडक्शन एक तो ज्यादा हो जाती है, लेकिन इसके साथ इंसुलिन की क्या होती है, रेजिस्टेंस भी आ जाती है। इंसुलिन क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस। प्रेगनेंसी में इंसुलिन इंसुलिन की क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। इसको हम दोबारा भी पढ़ते हैं अभी। इंसुलिन की क्या होगी, इसकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी। प्रेगनेंसी में इंसुलिन की क्या होती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और सिक्रीशन भी ज्यादा हो जाती है। जिस अब मुझे बल्कि आपने क्या बताना है, आप सारा माशाल्लाह भूले हुए हो, तो मैं ही आपको बताता हूँ। हमने एंडोक्राइन में पढ़ा था कि जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन की प्रॉपर्टी ये है कि इंसुलिन क्या करती है, एक तो इंसुलिन क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाती है। एक तो क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाती है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। इसलिए मैंने आपको इसको आप इस तरह याद रख सकते हो कि अगर एक शुगर की मरीज है, जब वो इंसुलिन नहीं ना लेती तो वो उसकी हड्डियां निकल आती है, वो काना बन जाता है। तो आपने याद रखना है कि अगर जो इंसुलिन होती है ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, प्लस ये क्या करती है, लिपोजेनेसिस। ठीक है, ये क्या करती है, लिपोजेनेसिस, ये लिपिड्स की मेकिंग भी करवाती है, लिपिड्स की मेकिंग भी करवाती है, और क्या कराती है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी करवाती है। अब होता क्या है कि जो जब प्रेगनेंसी होती है तो इंसुलिन की क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस। इंसुलिन की क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस। इंसुलिन काम ही नहीं कर पाती, इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो रेजिस्ट हो जाते हैं, वो काम ही नहीं कर पाते। तो क्या होगा, अब जो लिपोलाइसिस जो लिपोजेनेसिस हो रही थी, जो लिपिड्स बन रहे थे वो नहीं बनेंगे, जो प्रोटीन्स बन रही थी वो नहीं बनेंगी। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है।
जिससे होता क्या है, जो मदर होती है, मदर में क्या स्टार्ट हो जाती है, लिपोलाइसिस। मदर में क्या स्टार्ट हो जाती है, लिपोलाइसिस। उसमें जो लिपिड्स होते हैं, जो उसमें फैट होता है, वो टूटना शुरू हो जाता है और उससे उसको एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन आप सारे सोच में पड़ गए कि यार अमाइनो एसिड और उसके जो ग्लूकोज है वो कहाँ पे जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज्म इसलिए रखा है ताकि ताकि जब प्रेगनेंसी हो तो जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, जो वो मदर ग्लूकोज खाएगी प्लस अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज जो होगा वो किसके पास चला जाए, फीटस के पास चला जाए। ठीक है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के मतलब इस चीज को करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया, जब प्रेगनेंसी होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। दोबारा सुने इस कॉन्सेप्ट को, देखो जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, इंसुलिन काम ही नहीं कर पाती। जब इंसुलिन काम नहीं कर पाएगी तो इंसुलिन ने नॉर्मल क्या करना होता है, प्रोटीन को बनाना होता है और लिपिड्स को बनाना होता है। लेकिन अगर इंसुलिन काम नहीं कर पाएगी तो सबसे पहले जो लिपिड्स बन रही थी वो टूटना शुरू हो जाएंगी। तो लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस से क्या होगा, मदर को एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन आप सारे कहते हैं कि यार जो वो ग्लूकोज है और जो अमाइनो एसिड है वो फिर कहाँ पे जाएगा। तो वो जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है वो किसके पास चला जाएगा, फीटस के पास चला जाएगा, ताकि फीटस बेचारा बन सके। ठीक है, ताकि फीटस की क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ये अल्लाह ताला की तरफ से है ताकि जो फीटस है उसकी सही तरह से ग्रोथ हो सके। ठीक हो गया। इसलिए इसके हम बात भी करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज, कि जो अक्सर खतून लेडीज होती हैं उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है, तो इसके हम बाद में बात करते हैं। ठीक हो गया, इंसुलिन भी हो गया। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बड़ा हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों बड़ा हो जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या बनाने थे, एफएसएच बनाना था। ठीक है, एफएसएच बनाना था और क्या बनाना था, एलएच बनाना था। एफएसएच बनाना था, एलएच बनाना था, इसके अलावा क्या बनाना था, प्रोलैक्टिन बनाना था। ठीक है, अब इस इन चूंकि प्रेगनेंसी में इन सब की डिमांड ज्यादा हो गई है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ा हो जाता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और सबसे जो बड़े सेल्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा इंक्रीज जिनका साइज होता है, उसको हम कहते हैं लैक्टोट्रॉफ्स। उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टोट्रॉफ्स। लैक्टोट्रॉफ्स आपके इंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स हैं जो कि क्या स्क्रीट करते हैं, प्रोलैक्टिन। तो लैक्टोट्रॉफ्स हाइपरप्लेजिया हो जाएगा किसमें, प्रेगनेंसी में। और हमने एक उसमें पढ़ा भी था एंडोक्राइनोलॉजी में, शिहान सिंड्रोम। हमने कहा था कि अगर एक लेडी है, अगर एक खतून है, अगर उसको डिलीवरी होती है, अगर उसको जब डिलीवरी होती है तो अगर उसका बहुत ज्यादा ब्लड बह जाए, अगर डिलीवरी के दौरान उसको हेमरेज हो जाए, तो उसको शिहान सिंड्रोम होने का खतरा होता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर जब होती है डिलीवरी, ठीक है, जब क्या होगी डिलीवरी होगी, जब क्या होगी डिलीवरी होगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा। ठीक है, ब्लड लॉस होगा। जब ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा कि जो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड है उस तक सही तरह ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ब्लड तो लॉस हो चुका है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ा हो गया था साइज में, उसको उसकी डिमांड भी ज्यादा है। तो इस वजह से जब ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड तक ब्लड ना पहुंचे तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसमें फिर डिफेक्ट आ जाता है। इसको हम कहते हैं शिहान सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं, शिहान सिंड्रोम। और माशाल्लाह मुझे डॉक्टर काशिफ ही बताएंगे कि हमने शिहान सिंड्रोम की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग पढ़ी थी। मैंने आपको कहा था कि जो शिहान सिंड्रोम का पेशेंट होता है ये चीज लाजमी करता है। ये इसमें एक ना स्पेसिफिक फाइंडिंग थी जी। डॉक्टर काशिफ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। बाकी जी सैयद आसिम भी माशाल्लाह थे उस एंडोक्राइनोलॉजी में, तो आप भी जरा बताएं ना, थोड़ा आप भी तकल्लफ करें और बताएं कि हमने एक स्पेसिफिक फाइंडिंग पढ़ी थी। मैंने कहा था कि वो मदर ये नहीं कर पाएगी, बाकी सारा कुछ अगर वो कर लिया, लेकिन जो शिहान सिंड्रोम की मरीज होती है वो ये काम बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो वो क्या होता है आपके सामने लिखा हुआ, लेकिन आप बस थोड़ा समझने वाले बनो। ओके जी, आप जी, यस डॉक्टर काशिफ एक्सीलेंट, सही बता रहे हैं डॉक्टर काशिफ। जो शिहान सिंड्रोम की मरीज होती है ना, वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। क्यों, क्योंकि जो लैक्टोट्रॉफ्स हाइपरप्लेजिया हो चुका था शिहान सिंड्रोम में, इसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है। तो जो शिहान सिंड्रोम होता है इसमें आपने स्पेसिफिक फाइंडिंग याद रखनी है कि जो शिहान सिंड्रोम होता है इसमें जो मदर होती है वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। क्यों, क्योंकि उसमें जो लैक्टोट्रॉफ है हाइपरप्लेजिया हो चुका है, और जैसे ही उसकी डिलीवरी हुई उसका ब्लड लॉस हुआ और उसको जो लैक्टोट्रॉफ थे उस तक ब्लड सही तरह नहीं पहुंचेगा, तो इसको हम कहते हैं शिहान सिंड्रोम। और इससे क्या होके फेलियर टू लैक्टेट, ये एमसीक्यूज है उसका एफसीपीएस का, कि जो शिहान सिंड्रोम की मरीज होती है उसमें मोस्ट स्पेसिफिक क्या चीज आती है, तो इसमें होता है फेलियर टू लैक्टेट। वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। तो ये बहुत अहम बात थी, हमने एंडोक्राइनोलॉजी में की थी। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। अब एंडोक्राइन भी हो गया। एंडोक्राइन में बस यही है, पिट्यूटरी इनलार्जमेंट है। इसके अलावा उसने लिखा हुआ है टीबीजी। ठीक है, टीबीजी जो प्रेगनेंसी होती है, तो टीबीजी, टीबीजी का मतलब है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, कि T3 और T4 के जो T3 और T4 जिन प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं और ट्रेवल करते हैं, उसको हम कहते हैं टीबीजी, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। उसके अलावा इसमें क्या इंक्रीज होता है, एसएचबीजी। एसएचबीजी का मतलब है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ठीक है, जो आपके जितने भी सेक्स हार्मोन है ये एक प्रोटीन के साथ बाइंड करके ट्रेवल करते हैं। तो आप प्रेगनेंसी में क्या होता है, टीबीजी भी ज्यादा हो जाता है, आपका एसएचबीजी भी ज्यादा हो जाता है, और क्या होता है,
टीबीजी भी ज्यादा हो जाता है, एसएचबी भी ज्यादा होता है, और आपका क्या ज्यादा होता है, इंक्रीज सीबीजी। इंक्रीज सीबीजी का मतलब है कोर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, कोर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। जी डॉक्टर काशिफ ने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अगर टीबीजी हाई होगा तो हाइपोथायराइडिज्म भी होगा। जी हाइपरथायराइडिज्म नहीं होगा, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अभी हम बात करते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है इसमें हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, इसमें हाइपो की बजाय हाइपर क्यों हो जाता है, तो इसको हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, एंडो भी समझ आ गया। अब हम बात करते हैं जीआई की, ठीक है, कि जीआईटी में क्या फर्क आता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो जो मदर होती है उसके जीआईटी सिस्टम में क्या क्या चीजें डिफेक्टिव हो जाती है, क्या मसला आता है। तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जीआई मोटिलिटी, ठीक है, जो जीआईटी है उसकी मोटिलिटी को कम कर देता है, उसकी मोटिलिटी को क्या करता है, कम कर देता है। जब जीआईटी की मोटिलिटी कम होगी, जीआईटी सही तरह मूव नहीं करेगी, तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो आपने अक्सर देखा होगा प्रेगनेंसी में जो लेडीज होती हैं वो कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा शिकार हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन इज वेरी वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन है ये जीआईटी की मोटिलिटी को कम कर देता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होती है इनमें। इसलिए अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो आपने उसको लाजमी रिकमेंड करना आता है कि भाई बीबी आप कोई फाइबर खाएं या वेजिटेबल्स खाएं ताकि आप में कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर वो यही चरगे वगैरह खाती है तो फिर उसमें कब्ज हो जाएगी। ठीक हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन इज वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी। हम आगे चलते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन भी हो गया, इसके अलावा एलईएस टोन, इसको हम पढ़ेंगे अभी, जीआईटी सिस्टम हमने नेक्स्ट नेक्स्ट इंशाल्लाह करना है। तो इसको हम कहते हैं लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर। स्टमक और एसोफिगस के दरमियान एक वेल्व वेल्व है जिसको हम कहते हैं लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर। ये जो इसकी टोन होती है इसकी डिक्रीज हो जाती है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है एलईएस की टोन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब जैसे ही एलईएस की टोन डिक्रीज होती है तो उस मरीज को क्या हो जाती है, गर्ड। तो गर्ड इज आल्सो वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करता है, एलियस टोन को कम कर देता है। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है स्टमक और एसोफेगस के दरमियान, जो कि एसिड को वापस एसोफेगस में नहीं जाने देता, वो क्या हो जाता है, उसका फंक्शन लॉस हो जाता है, उसकी टोन कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको क्या हो जाता है, गर्ड हो जाता है, जिस इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसका नाम ही मुश्किल है, लेकिन इसको आपने सबने फील किया हुआ, जब आप माशाल्लाह कढ़ाइयाँ खा लेते हो या मसाले वाली चीजें खाते हो तो बाद में आपके सीने में जलन हो रही होती है, इसको हम कहते हैं गर्ड। तो जो प्रेगनेंसी होती है इट इज वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी, गर्ड इज वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी, इसको हम कहते हैं सीने की जलन। तो इसके लिए फिर आप, मैंने आपको बताया भी था कि इसके लिए आप जी हम स्पाइसी बारबेक्यू भी जब खाते हैं तो उसमें भी काफी गर्ड हो जाता है। ठीक हो गया, तो उसके अलावा इसका मैंने आपको सिरप भी बताया था। अगर आपके सीने में जलन हो रही हो तो एक सिरप होता है बहुत अच्छा जिसको हम कहते हैं सिरप म्यूकेन, ठीक है, सिरप म्यूकेन। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने ये इन्वेंट किया था पाकिस्तान में, सिरप म्यूकेन। तो जैसे ही आपके सीने में जलन हो रही हो आप ये सिरप के 2 चम्मच पिए और मैं आप फिर मुझे दवाएं दें तो आपका सीने सीने की जलन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको म्यूकेन नहीं मिलता तो एक और शरबत है जिसका नाम है हिल गैस, ठीक है, जिसका क्या नाम है, हिल गैस, आप ये भी ले सकते हो। बहुत ज्यादा इसके काफी ज्यादा, लेकिन म्यूकेन मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे ये टीचर ने इन्वेंट किया था। ठीक हो गया, गर्ड हो गया। हम आगे चलते हैं, गर्ड भी हो गया, हमारा एलियस टोन भी कम हो गई। इसके अलावा जो आपका ये होता है ना प्रोजेस्टेरोन, ये गाल ब्लैडर स्टेसिस कराता है। गाल ब्लैडर, जो गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रेक्शन होती है उसको कम कर देता है। देखो जो गाल ब्लैडर होता है, फर्ज करो कि ये क्या है, गाल ब्लैडर, इसमें क्या होता है, बाइल होता है। इसमें क्या होता है, बाइल होता है। तो जब आपका गाल ब्लैडर भर जाता है तो ये जो एक हार्मोन हम पढ़ेंगे इसमें जीआईटी में, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, गाल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे क्या होता है, बाइल रिलीज होता है। इसको हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ये जो बाइल होता है ये बाइल फिर आपके जाता है किसमें, जाता है ड्यूडेनम में। अब जब प्रोजेस्टेरोन आता है तो ये जो गाल ब्लैडर की कंट्रैक्शन है इसको रोक देता है। गाल ब्लैडर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो इसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर स्टेसिस, गाल ब्लैडर स्टेसिस। तो अगर गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो जो बाइल होगा, ठीक है, जो बाइल होगा जो लीवर ने बनाया था बाइल गाल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए, वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो एक्यूमुलेट होगा, वो ज्यादा देर तक गाल ब्लैडर में रहेगा। तो इसको हम कहते हैं इसलिए इसमें होता है कि गाल ब्लैडर स्टोन, ठीक है, स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी में। क्यों? क्योंकि जो बाइल बाइल साल्ट्स होते हैं, हम पढ़ेंगे इसको जीआईटी में, कि जो बाइल साल्ट्स होते हैं ये आपके वो बना देते हैं, गाल ब्लैडर के स्टोन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में गाल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं इनकी फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा जीआईटी में। ओके जी। तो प्री डिस्पोज टू कॉन्स्टिपेशन, गाल स्टोन बना देता है, गर्ड बना देता है। जी मुझे बताएं जल्दी से कि जीआईटी समझ आ गया। देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं ना आ रहे जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वहां ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो इसका ये मतलब है कि आपने वो स्पेसिफिक सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ। अगर आपको वो सिस्टम आता है तो ये कुछ भी बातें नहीं है, सारी सिंपल सी बातें हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपने सिस्टम पढ़ा हुआ है तो फिर आपको ये क्रिस्टल क्लियर समझ आ रही होगी। चलें जी, आई होप कि आपको समझ आ रही है। अगर नहीं भी समझ आ रही तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ आपने ये बातें याद रखनी है। ओके, हम आगे चलते हैं, जीआईटी भी हो गया। अब हम बात करते हैं हिमा की, ठीक है, हिमाटोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हिमाटोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था इसको हम देख लेते हैं।
प्रेगनेंसी में आपने याद रखना है, प्रेगनेंसी में जो आरबीसी होते हैं, जो मदर होती है उसकी आरबीसी का काउंट ज्यादा हो जाता है, आरबीसी क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। और क्या ज्यादा होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा होता है। प्लाज्मा वॉल्यूम के साथ मैंने दो एरो लगाए हैं, ठीक है, तो प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाता है और आरबीसी भी ज्यादा हो जाते हैं। और देखो, अब मैं प्लाज्मा वॉल्यूम को ज्यादा बढ़ा रहा हूं एज कंपेयर टू आरबीसी, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि डाइल्यूशनल अनीमिया। तो डॉक्टर काशिफ आप यही पूछ रहे थे कि जो प्रेगनेंसी होती है इसमें अनीमिया क्यों होता है, तो इट इज नॉट अनीमिया, इट इज डाइल्यूशनल अनीमिया, कि जो ब्लड होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, जो ब्लड होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। आरबीसीज भी बढ़ते हैं, लेकिन जो आपका सॉल्वेंट है, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं डाइल्यूशनल अनीमिया, डाइल्यूशनल अनीमिया, डाइल्यूशनल अनीमिया। ठीक हो गया, तो प्रेगनेंसी में डाइल्यूशनल अनीमिया होता है। हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने लाजमी याद रखना है कि जो प्रेगनेंसी होती है, आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेगनेंसी इज, तो आपने कहना है हाइपर कोएगुएबल स्टेट। जो प्रेगनेंसी होती है ये खुद क्या है, एक हाइपर कोएगुएबल स्टेट है। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर हाइपर कोएगुएबल स्टेट, हाइपर कोएगुएबल स्टेट। जो प्रेगनेंसी होती है इट इज हाइपर कोएगुएबल स्टेट, इसमें क्या होती है, इसमें हाइपर कोगुलेशन होती है। जो प्रेगनेंसी होती है इसमें क्या होती है, हाइपर कोगुलेशन होती है। जो ब्लड के जमने की जो रफ्तार होती है, जो ब्लड के जमने की, क्लॉट होने की एबिलिटी है, वो ज्यादा होती है। इसकी क्या वजह है, देखो, ये इसलिए अल्लाह ताला ने इसलिए हाइपर कोएगुएबल स्टेटस को बनाया है, ताकि क्या हो, ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी, ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी क्या हो, कम हो, ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी क्या हो, कम हो, ताकि जब डिलीवरी हो तो ब्लड लॉस ज्यादा ना हो। ठीक है, ब्लड लॉस ज्यादा ना हो। लेकिन इसका एक नुकसान आता है, इसका नुकसान क्या आता है, इसका नुकसान ये आता है कि अगर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें डीवीटी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। डीवीटी की दो वजह से चांसेस ज्यादा होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक वजह ये होती है कि उसमें हाइपर कोएगुएबल स्टेट है, उसका जो ब्लड है वो जल्दी से जम जाएगा, वो जल्दी से क्लॉट कर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ डीवीटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ डीवीटी। जो प्रेगनेंसी होती है उसमें डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि एक वजह ये है कि जो प्रेगनेंसी है ये क्या है, हाइपर कोएगुएबल स्टेट है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हाइपर कोएगुलेशन बड़ी जल्दी से हो जाती है, कोएगुलेशन बड़ी, ब्लड जमता बहुत जल्दी है। ये अल्लाह ताला ने इसलिए रखा ताकि डिलीवरी के दौरान ब्लड कम से कम जाया हो। लेकिन इसका नुकसान ये होता है, इसका नुकसान ये होता है कि डीवीटी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एक तो इसकी वजह ये है डीवीटी की। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा, फर्ज करो कि ये क्या है, ठीक है, ये एक मदर है और ये उसकी दो टांगे हैं, ठीक है, ये उसकी दो टांगे हैं, और फर्ज करो यहाँ पे यूट्रस है। ठीक है, अब आपको पता है, आपको क्या पता है कि यहाँ से कौन सी वेन जा रही होती है, फिमोरल वेन जा रही होती है ऊपर, इंफीरियर वेना केवा में, ऐसे ही है ना। जो हमारी टांग से कौन सी वेन जा रही होती है, फिमोरल वेन वगैरह किस में ड्रेन कर रही होती है, इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन कर रही होती है। अब जो आपका ग्रेविड यूट्रस है, जो ग्रेविड यूट्रस है जिसमें क्या है, बेबी है, जो ग्रेविड यूट्रस है ये जिसमें क्या है, बेबी है, बेबी ये क्या करेगा, ग्रेविड यूट्रस कंप्रेस करेगा। ग्रेविड यूट्रस क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, किसको कंप्रेस करेगा, इंफीरियर वेना केवा को, या फिर राइट फिमोरल वेन को। जो आपकी टांगों में वेन्स होती हैं इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। जो बेबी है उसके वजन से ये वेन्स जब कंप्रेस होंगी तो क्या होगा, जो वो लेडी होगी उसमें डीवीटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उसकी जो डीप वेन्स होंगी उनमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आगे ब्लड जा ही नहीं रहा, ब्लड उधर वेन्स में ज्यादा देर तक ठहर रहा है। एक तो हाइपर कोएगुएबल स्टेट है, और किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेसिंग ऑफ ग्रेविड यूट्रस टू द इंफीरियर वेना केवा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई, इसको हम दोबारा भी पढ़ते हैं। ठीक हो गया, तो हाइपर कोएगुएबल स्टेट है प्रेगनेंसी, ये आपने नहीं भूलना। और जो इसमें जब प्रेगनेंसी होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या कौन कौन से आते हैं, आयरन, ठीक है, आयरन प्लस बी नाइन, बी नाइन हम कहते हैं फॉलिक एसिड को। क्यों, क्योंकि जो ये जो आयरन और बी नाइन है इसने ब्लड बनाना होता है, इसने ब्लड बनाना होता है। तो आप अभी हमने पढ़ा कि ब्लड की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी में, इस वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिमांड भी ज्यादा हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिमांड भी ज्यादा हो जाती है। ये हो गया हिमाटोलॉजी। हम आगे चलते हैं, अब हम जरा बात करते हैं एमएसके की। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या चेंज आता है, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या चेंज आता है। इसमें सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है, बल्कि नहीं हाँ एक ही बात है इसमें, दैट इज लोअर डोसिस। लोअर डोसिस क्या होता है, लोअर डोसिस क्या है, तो लोअर डोसिस के आगे प्यारा सा करके लिखें, इट इज इनवर्ड कर्व, ठीक है, इट इज इनवर्ड कर्व ऑफ, इट इज इनवर्ड कर्व ऑफ लोअर बैक। जो हमारी कमर है, कमर जो लेडी होती है, मतलब उसकी जो कमर है उसमें उसमें क्या आ जाता है, वो अंदर की तरफ झुक जाती है। जो उसका लंबर रीजन है वो अंदर की तरफ क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। ये क्यों होता है, टू बैलेंस सेंट्रल ग्रेविटी।
अब देखो पहले वो खतून थी, अब उसमें एक बेबी आ गया, ठीक है, अब उसमें एक नई जान आ गई है, तो एक जो उसके सेंट्रल ग्रेविटी होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, लोरडोसिस। लोरडोसिस के सिर्फ आ गया ये लिख लें कि इट इज इनवर्ड कर्व ऑफ लोअर बैक। जो हमारी कमर है, जो हमारा लंबर रीजन है, उस वो क्या हो जाता है, वो अंदर की तरफ कर्व हो जाता है। ये देखिए इस तरह हो जाएगा, इस तरह, ठीक है, अंदर अंदर की तरफ झुक जाए, अंदर की तरफ कर्व हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लोरडोसिस। प्लस इसके साथ एक और चीज आती है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उसकी जो लेडी होती है उसके ज्वाइंट्स बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। आपकी बुक ने वर्ड लिखा है ज्वाइंट लेक्सिटी। ज्वाइंट लेक्सिटी का मतलब क्या है, ज्वाइंट क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ज्वाइंट क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल। क्यों? ताकि जो बेबी है वो सही तरह से डिसेंड कर सके, ताकि बेबी सही तरह से डिलीवर हो सके। ठीक है, तो अब मुझे जरा बताएं जल्दी, शाहबाज के हिमाटोलॉजी और मस्कुलोस्केलेटन की समझ आ गई है? देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको बहुत ज्यादा इस पर टाइम लगा दिया है। हम इसको अब खत्म करते हैं और आगे बिल्कुल आसान से दो टॉपिक है उसको हम जल्दी से करेंगे। चलें जी, आई होप के समझ आ गया। उसके बाद आता है आपका स्किन। ठीक है, प्रेगनेंसी में स्किन पे क्या चेंजेस आते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि प्रेगनेंसी में जो लेडी होती है, जो प्रेगनेंसी में लेडी होती है उसमें स्याहियां बहुत पड़ जाती हैं। इसको हम कहते हैं मलेस्मा। तो ये क्यों होता है? देखो प्रेगनेंसी में जो आपका MSH है, हमने इसको एंडोक्राइनोलॉजी में भी पढ़ा था कि जो MSH होता है, जो आपका क्या होता है MSH, इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी में। जो मिलिनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हाइपर पिगमेंटेशन। जो स्किन होती है वो काली काली हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन क्या हो जाती है, काली। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा इनके मुंह पे ना काफी स्याहियां पड़ी होती हैं, इसको हम कहते हैं मलेस्मा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मलेस्मा। मलेस्मा कहते हैं, इट इज हाइपर पिगमेंटेशन। उसके अलावा और क्या आता है, लीनिया नाइग्रा। ठीक है, लीनिया नाइग्रा का तो आप सबको पता होगा। लीनिया नाइग्रा क्या आता है, लीनिया नाइग्रा इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है। कहां से लेके जो ये होती है बेली बटन से लेके जो उसके प्यूबिस होता है, यहां तक एक लाइन होती है सीधी उसके पेट में, इसको हम कहते हैं लीनिया नाइग्रा। आपने शायद अक्सर देखा होगा। तो ये किन में होती है, ये प्रेग्नेंट लेडीज में होती है। उसके अलावा जो उसके एरियोला होंगे, ठीक है, एरियोला हम कहते हैं, ये ब्रेस्ट के ऊपर होते हैं। एरियोला जो ब्रेस्ट के ऊपर जो ब्लैकिश एरिया होता है उसको हम कहते हैं एरियोला। तो जो एरियोला होगा वो और ज्यादा डार्क हो जाएगा, वो और ज्यादा गहरा हो जाएगा ड्यू टू MSH। क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है इसमें MSH ज्यादा हो जाता है, इसमें क्या होता है, MSH क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ओके जी, ये हमारा ये अपना स्किन भी हो गया। इसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि वस्कुलर चेंजेस में क्या आएगा, स्पाइडर एंजियोमास। स्पाइडर एंजियोमास में हम इसको पढ़ेंगे भी आगे ना, डर्माटोलॉजी का ये पूरा टॉपिक है, स्पाइडर एंजियोमास। इसमें ना जो वो लेडी होती है उसके जो हाथ पांव होते हैं ना, उसमें ना स्पाइडर की शेप के ना इस तरह लाइनें सी लग जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पाइडर एंजियोमास। की उसकी जो वेसल्स हैं, जो उसकी जो वेसल्स है वो नजर आ रही होती है। इसको मैंने हमने CVS में पढ़ चुके हैं, इसको हम डर्माटोलॉजी में पढ़ेंगे। आप इसको पिक्चर सिर्फ देख सकते हो इंटरनेट से, बाकी इसको मैं अभी फिलहाल नहीं समझा सकता। उसके अलावा उसको स्ट्रेच मार्क्स होंगे, स्ट्रेच मार्क्स का तो आप सबको पता होगा। इस स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स होंगे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है। स्ट्रेच मार्क्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिया ग्रेविडम भी कहते हैं, स्ट्रिया ग्रेविडम भी कहते हैं। और उसमें क्या होगा, वेरिकोसिटीज। ठीक है, उसमें क्या होगा, वेरिकोसिटीज होगा, स्पाइडर एंजियोमोस होगा, स्ट्रेच मार्क्स होगा, एरियोला उसका डार्क होगा, उसमें लीनिया नाइग्रा होगा। डॉक्टर आशा पूछ रहे हैं जी लीनिया नाइग्रा क्या होते हैं। देखिए देखो, जो आपने मैं आप पिक्चर नहीं दिखा सकता, आप गूगल पे जाओ और लीनिया नाइग्रा लिखो, आपको फौरन समझ आ जाएगी। जो लेडी होती है ना, उसका जो पेट होता है, पेट पे जो उसकी बैली बटन से लेके जो उसका प्यूबस है ना, एक ब्लैक लाइन होती है, उसको हम कहते हैं लीनिया नाइग्रा। ये उसकी फर्ज करे बैली बटन है और ये क्या है, उसका प्यूबिस है। तो इसके दरमियान एक ब्लैक लाइन होती है। ये अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज में होता है और यहाँ प्रेगनेंसी के बाद भी ये रहती है। इसको हम कहते हैं लीनिया नाइग्रा, इसको हम क्या कहते हैं, लीनिया नाइग्रा। ठीक हो गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं रीनल सिस्टम की, कि रीनल सिस्टम में क्या इफेक्ट आते हैं, रीनल सिस्टम में क्या इफेक्ट आते हैं। तो रीनल सिस्टम में क्या इफेक्ट आते हैं, अब आपको पता है कि प्रेगनेंसी में क्या होती है, वेजोडाइलेशन होती है। जब वेजोडाइलेशन होगी तो क्या होगा, जब वेजोडाइलेशन होगी तो क्या होगा, जब वेजोडाइलेशन होगी तो क्या होगा, किडनी की तरफ ज्यादा ब्लड जाएगा, तो इसको हम कहते हैं RBF, रीनल ब्लड फ्लो। तो किडनी की तरफ ज्यादा ब्लड जाएगा, और जब ज्यादा ब्लड जाएगा तो क्या होगा, किडनी की GFR भी ज्यादा होगी, किडनी की GFR भी ज्यादा होगी। जब GFR ज्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN, बन का मतलब है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि GFR कम ज्यादा हो गई है। देखो हम रीनल सिस्टम अभी अभी पढ़ चुके हैं, अब आप मुझे ये ना कहना कि ये मुझे बात समझ नहीं आई। जो बच्चे नए आए हैं उनका चलो मैं मान सकता हूँ कि उनको ये कंफ्यूज कर रही है बातें, क्योंकि उन्होंने सिस्टम नहीं पढ़े हुए। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है ना, उनको मुझे यकीन है कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं।
तो जब रीनल सिस्टम में क्या होता है, वेजोडाइलेशन होती है, वेजोडाइलेशन से क्या होता है, किडनी की तरफ ब्लड ज्यादा जाता है, जब किडनी की तरफ ब्लड ज्यादा जाता है तो किडनी ज्यादा फिल्टर करती है, जीएफआर ज्यादा होती है। जब जीएफआर ज्यादा होती है तो क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन क्या हो जाता है, दोनों कम हो जाते हैं। जब ये दोनों कम होते हैं तो बस प्रेगनेंसी में आपने याद रखना है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड जो क्रिएटिनिन होता है ये कम हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि जो माइल्ड ग्लाइस ग्लूकोज यूरिया कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है इसके यूरिन में थोड़ा सा ग्लूकोज भी आ सकता है और थोड़ी सी प्रोटीन भी आ सकती है, इट इज नॉर्मल। और इसमें आता है हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोयूरिटर प्री डिस्पोज टू पाइलोनेफ्राइटिस, ये समझाने वाली बात है। देखो अब हम दोबारा बात करते हैं। देखो फर्ज करो कि एक खतून है और ये उसकी क्या है, किडनी है, ठीक है, ये क्या है, उसकी किडनी है, और ये उसके नीचे क्या है, यूरिटर है। और ये उसका क्या है, फर्ज करो ये क्या है, उसका यूट्रस है, और ये उसमें क्या है, शकील है, ठीक है, ये उसमें क्या है, शकील है, मतलब कि उसका बेबी है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, ये जो ग्रेविड यूट्रस है, ये जो ग्रेविड यूट्रस है ये क्या करेगी, ये ग्रेविड यूट्रस क्या करेगी, प्रेस करेगी, ये ग्रेविड यूट्रस क्या करेगी, दबाव डालेगी, किसके ऊपर दबाव डालेगी, यूरिटर के ऊपर दबाव डालेगी। तो मुझे शाबाश जल्दी बताना कि अगर यूरिटर के ऊपर दबाव डालेंगे तो क्या यूरिन किडनी से आगे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, यस और नो, जल्दी बताएं जरा। मुझे लगता है आप परेशान हो गए हैं कि थोड़ा मुश्किल टॉपिक आ गया। जी तकरीबन सारे बता रहे हैं कि किडनी से आगे नहीं जाएगा ब्लड क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो क्या होगा, अगर हमने अभी अभी रीनल सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो हमने कहा था जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यूरिन आगे ना जाए, तो यूरिन क्या करता है, यूरिन यहाँ पे एक्यूमुलेट किडनी की तरफ वापस आना शुरू हो जाता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस। एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस इज कॉमन इन प्रेगनेंसी। हाइड्रोनेफ्रोसिस इज कॉमन इन प्रेगनेंसी, वाई, क्योंकि जो बेबी होता है वो प्रेस करता है, किसको प्रेस करता है, यूरिटर को प्रेस करता है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है। और उसने लिखा हुआ है कि प्री डिस्पोज टू पाइलोनेफ्राइटिस, कि अगर वही खतून है उसको पाइलोनेफ्राइटिस भी हो, उसका जो रीनल पेल्विस है उसका इन्फेक्शन भी हो, तो ये और ज्यादा उसको बढ़ा देता है, उसको प्री डिस्पोज करता है। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है कि जो यूट्रस होती है, जो प्रेगनेंसी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है। और मुझे शाबाश जल्दी से बताना कि क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी में, क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी में यूटीआई जो होते हैं, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी में यूटीआई के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, या नहीं कह सकते? यस हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, हम ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, आगे यूरिन नहीं जा रहा, यूरिन की क्या हो गई है, स्टेसिस हो गई है। तो ये आपने दो तीन बातें नहीं बोलनी जो मैंने आपको बताई हैं। एक क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है इट इज हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। दूसरे नंबर पे आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके हाथ पांव सूजे रहते हैं, इट इज ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। और तीसरे नंबर पे आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करती हैं, इनको कब्ज बहुत जल्दी होती है। क्यों? इट इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन मोटिलिटी कम कर देता है। उसके अलावा आपने अक्सर बल्कि अक्सर क्या आपने देखा होगा, आपने तो कभी हॉस्पिटल का मुंह ही नहीं किया, लेकिन आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में यूटीआई के मरीज बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है कि ग्रेविड यूट्रस क्या करता है, यूरिटर को प्रेस करता है, जिससे क्या होता है, यूटीआई के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, यूटीआई के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। जी डॉक्टर जो है ये सारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये कोई पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से पैथोलॉजी आ सकती है। जिस तरह ये यूटीआई है तो ये पैथोलॉजी आ रही है, लेकिन जो ये